हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज़ फॉर क्लास 11th एंड द टॉपिक नेम इज़ डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के सभी चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब क्लास 11th हम करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और आगे भी सभी चैप्टर्स में आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ मिलेगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन सही से नहीं आता है तो फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअल में, और कहाँ कहाँ हमको फिजिक्स में इसका यूज़ करना है, कौन कौन से ऐसे फिनोमेना है जहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा या फिर इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आती हैं। फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उनके बारे में जानकारी आपको जरूरी है, ठीक है। तो उनमें से मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएशन के साथ। क्या होता है डिफरेंशिएशन, जरा आप ध्यान से समझना पूरी बात, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको बात समझनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ठीक है। अब जो बच्चे 10th में पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन, उनके लिए अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो जरा एक बार सीखें क्या होती है स्ट्रेट लाइन। ये मान लीजिए आपका एक्स वाई ग्राफ है। क्या है? इट इज़ एक्स वाई ग्राफ, जो कि हमको जो रेड कलर से मैंने बना रखी है एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हुआ। अब जहाँ पर ये y को कट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, c से लिख देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पर c है। और ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है यहाँ पर थीटा, उसको अगर हम tan में लिख दें तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, अगर उसमें टेंजेंट लगा दिया जाए साइन कॉस टेन वाला, तो वो बन जाता है स्लोप। क्लियर है भाई। और जहां पर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। वो जो डिस्टेंस आएगी उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस आपकी c है जहां पर ये y को कट कर रहा है। तो जो इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है इक्वेशन आपकी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, यहां पर m क्या है? m जो है वो आपकी स्लोप है और c क्या है? इंटरसेप्ट, ठीक है। जो y पे इसने कट किया है वो है, और y और x आपके कोई पर्टिकुलर पॉइंट है इस लाइन पर, तो इस तरह से वो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जो नहीं जानते हैं वो आप सीख लें इसको अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं स्ट्रेट लाइन के हम स्लोप निकालते कैसे हैं। ये स्ट्रेट लाइन के बारे में आप समझ गए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर c इंटरसेप्ट है और m होती है स्लोप, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास एक्स वाई ग्राफ है। लेट सपोज ये x है और ये क्या है? y है। क्लियर। और अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। अब हमें क्या करना है? स्लोप निकालनी है। व्हाट यू हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। तो हमने यहां पर दो पॉइंट ले लिए, वन इज x1 y1 एंड अदर इज x2 y2। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड अदर पॉइंट इज x2 y2। देखिए भाई ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी y1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी x1। इतनी तो x1 हो जाएगी, और ये y1 अगर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है तो, और इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें दूसरे वाले पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके पास? इट विल बी y2 एंड दिस विल बी x2, ठीक है। x तो ये एक्सिस है, यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास? x2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है? x1 है। गॉट दैट? आपने स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट इमेजिन कर लिए, x1 y1 और x2 y2। ये हो गया आपके पास y2, ये हो गया y1, ये हो गया x1 और ये हो गया आपके पास x2। इतना क्लियर है? ये अलग है, ये तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप एक ट्रायंगल देखो जो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रायंगल क्या है? ये
यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर जो एंगल थीटा है, तो अगर हम इसकी स्लोप देखें तो हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, tan थीटा। चलिए तो अब निकालते हैं इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो स्लोप क्या होती है स्ट्रेट लाइन की। अभी मैंने आपको बताया कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट ही स्लोप कहलाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा विल बी स्लोप। अब tan थीटा निकालें कैसे, वो आपको ध्यान से समझना है। जो पॉइंट्स मैंने मान रखे हैं इनका नाम रख लीजिए आप, इसका नाम A, इसका नाम B और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं M। इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप बाहर बना लो अलग। इस तरह से ABM ट्रायंगल बना लिया मैंने। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABM जो मैंने बनाया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल देखा जाए तो कितना है, थीटा है। दिस लेंथ यानी BM अगर हमें निकालनी है, देखिए ये पूरी कितनी है, y2, ये कितना था y1। इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो ये निकल आएगा, ये आ जाएगा आपका y2 माइनस y1। क्लियर है। अब देखिए इट इज x2, इट इज x1 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दिस विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। अब अगर इस ट्रायंगल से मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा कितना आ जाएगा, देखो आप ध्यान से, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। तो हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1 बाई राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, विच इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। दोनों पॉइंट्स के बीच की y में डिस्टेंस क्या है और दोनों पॉइंट्स के बीच के x की डिस्टेंस क्या है, उनका रेशियो ही स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन में। तो जब स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे थे तो बहुत इजीली आपने स्लोप निकाल ली, ठीक है। यही काम अगर आपको किसी कर्व में करना होता तो हम कैसे करते, वही आपको समझना है, वही है डिफरेंशिएशन जो मेन कहानी है। तो अब समझते हैं इसके आगे वाली कहानी कि हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट कहाँ है। तो स्लोप स्ट्रेट लाइन की तो बहुत ही इजीली निकल गई, नॉर्मल मैथमेटिक्स से ही हो गई, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर यही कर्व आपका जो एक्स वाई ग्राफ था, यही ग्राफ आपका एक कर्व होता, स्ट्रेट लाइन ना होती, सपोज एक कर्व आपका ऐसा होता, इस तरह से आपके पास एक कर्व दिया होता, y और x के जो बीच रिलेशन है उसे एक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे स्लोप निकालने के लिए, यहां पर आपने एक पॉइंट बना दिया भाई, और यहां पर भी आपने एक पॉइंट बना दिया। लेट सपोज दो पॉइंट आपने ले लिए A और B। अब इसके हर पॉइंट पर क्या है, स्लोप सेम थोड़ी आएगी। देखो ध्यान से आप, इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहां से, और इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है तो हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे दूसरी। इस तरह से इट इज θ1 एंड इट इज θ2। तो कर्व के हर पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो सेम नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम है भाई। हर पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो सेम नहीं बन रहा है, तो हर पॉइंट पर जो स्लोप आएगी वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आएगी। इस कर्व की अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आएगी। अब इसकी स्लोप निकाली कैसे जाए, देखते हैं कैसे निकाल सकती है। देखो ये θ1 θ2 हम समझ गए भाई, दो अलग अलग एंगल दिखा रहा है, दोनों पॉइंट्स पे सेम एंगल तो दिखा नहीं रहा, तो स्लोप कैसे निकाली जाए और समझते हैं इस बात को, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉ कर दूँ सीधी लाइन और यहाँ से ड्रॉ कर दूँ इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और इनको आपस में मिला दिया जाए, ठीक है। तो स्लोप अब क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि जो आपकी कर्व लाइन है वो ट्रायंगल बनाएगी ही नहीं। ट्रायंगल तो आपको, ट्रायंगल जो स्ट्रेट लाइन है वो ग्रीन लाइन दिखा रही है AB, और हमारे पास जो ग्राफ है वो कर्व है, तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। देखो आप ध्यान से, ट्रायंगल बन रहा है आपका, नहीं बन रहा। ट्रायंगल तो ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा tan थीटा आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये जो कर्व लाइन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर ये स्ट्रेट होती तो पिछली बार की तरह हम स्लोप इसके तुरंत निकाल देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम हो क्या रही है, प्रॉब्लम हो रही है इस कर्व लाइन की वजह से। अगर ये स्ट्रेट होती तो स्लोप आसानी से निकल जाती, मैं यहाँ पर एंगल थीटा मानता और तुरंत आंसर निकाल देता पिछली बार की तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों पॉइंट थोड़ा सा पास। अब इमेजिन करो आपका पॉइंट यहाँ कहीं होता,
ये जो पॉइंट मैंने नीचे लिया था ए, वो थोड़ा ऊपर ले लिया जाए तो कैसा फिगर बनेगा। तो इसको यहाँ से मिटा दो, इसे भी मिटा दो, क्लियर है। और यहाँ से एक ट्रायंगल बनाना शुरू करो आप इस जगह से। अब देखो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार की जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व के काफ़ी नज़दीक है, मतलब कर्व की लेंथ और स्ट्रेट लाइन की लेंथ में खास फर्क नहीं दिख रहा है। अगर ये पॉइंट ए थोड़ा सा और ऊपर ले जाया जाए यहाँ कहीं, तो जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कर्व लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? सेम। मतलब अगर हम किसी कर्व को ध्यान से देखें तो उसका छोटा हिस्सा में स्ट्रेट लाइन ही दिखता है। छोटा सा हिस्सा देखो यहाँ पर, ये आपको पूरा कर्व दिख रहा है जो मैंने रेड कलर से बनाया है। अगर इसका छोटे से पोर्शन को देखा जाए, पूरी लाइन को मिटा देता हूँ मैं, छोटे से पोर्शन को देखते हैं कहीं जगह, किसी जगह पर ये मिटा दिया ऐसा। अब आप देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन सा दिख रहा है, कर्व तो दिख ही नहीं रहा। तो किसी भी कर्व का स्मॉल हिस्सा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखता है हमको। तो अगर ये पॉइंट्स बहुत दूर होंगे तो स्ट्रेट लाइन और कर्व में काफ़ी फर्क होगा, लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज कर दिए जाएं तो जो कर्व लाइन है, जो मुड़ी हुई लाइन है, और सीधी लाइन जो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी दिखेंगी। तो आप वहां कंसीडर कर सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हो, पॉइंट क्या हो, किसी कर्व में अगर पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उस केस में हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज करके दिखाने हैं आपको दोनों पॉइंट्स इस तरह से जैसे मैंने दिखाए हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को बहुत क्लोज, अब यहाँ तो हालांकि मैंने दूर ही दिखाए हैं, एक्चुअल में और ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ज़्यादा पास करने से फिगर फिर आपको दिखेगा नहीं साफ साफ, इस तरह से। क्लियर है भाई। और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सीधी ऐसी, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी और वो जो एंगल यहाँ पर बनाएगी वो क्या बना देगी भाई, थीटा। ये मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी वो इतने क्लोज हैं कि दोनों से टेंजेंट एक ही आ रही है, लगभग वो सेम ही से दिख रही है, ज़्यादा फर्क नहीं है उन दोनों एंगल्स में। जब ये पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और वो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट खुद ही स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सीधी। पर शर्त यह है कि वो बहुत पास होने चाहिए। अगर बहुत दूर होंगे तो फिर आप दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी पड़ेंगी, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, वो आपकी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगी। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर बना लें ऐसे, आप समझना बात को, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर एम। अब चूंकि ए और बी पॉइंट बहुत क्लोज थे, और जब ए और बी पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होगी, और इस डिस्टेंस को हम इससे दिखाते हैं डी वाई और डी एक्स। अब मैं आपको बता दूं, डेल्टा एक्स बड़ा डिफरेंस है दो पोजीशंस का। अगर इसमें मैंने लिमिट लगा दी, क्या लगा दिया, लिमिट, कि भैया ये जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है, मतलब अंतर बहुत छोटा है, ये बड़ा अंतर है पोजीशन में। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये x1 और ये x2, और दोनों पॉइंट अगर बहुत क्लोज हो जाए, बहुत क्लोज, तो उसी डेल्टा एक्स को हम dx बोल देते हैं। लिमिट क्या कह रही है कि अगर ये इंटरवल बहुत छोटा हो, ये दोनों जो डिफरेंस है x2 और x1 के बीच का वो बहुत छोटा हो, तो उसी को हम dx से लिखते हैं। सिमिलरली अगर दोनों y पोजीशंस का अंतर बहुत कम हो तो उसको हम dy से लिखते हैं। तो कोई भी इंटरवल जो बहुत कम होता है उसको हम dx या dy से लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस मैंने कही थी क्या, कि दोनों पॉइंट आपको बहुत पास में लेने हैं। दोनों पॉइंट जब हम बहुत पास में लेंगे तो उनके जो बीच की डिस्टेंस वो भी बहुत कम आएगी। ये dx और ये dy हो गया, तो यहाँ पर एंगल हम थीटा मान लेंगे। ये थीटा है, तो भैया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप, ये वापस जब इस लाइन को आगे लाऊंगा तो ये थीटा ही तो बनाएगी। इसको अलग से बना के दिखाया मैंने इस ट्रायंगल को, यहाँ पर ये थीटा है तो आपका वहाँ भी थीटा बनेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम इससे tan थीटा निकालें तो कैसा आएगा स्लोप, स्लोप आ जाएगा आपका tan थीटा, जो कि होगा dy बाई dx के बराबर। इस dy बाई dx को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y। dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं भैया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तीनों बातें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं एक्स वाई ग्राफ अगर कर्व है तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होती है वही होता है डिफरेंशिएशन। तो डेफिनेशन क्या होगी डिफरेंशिएशन की? द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स वाई कर्व इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम बोलते हैं dy बाई dx। तो ये होती है डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की। ठीक है, जब इंटरवल बहुत स्मॉल होता है उनका रेशियो निकालना हो तो हम इस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन। ये है आपका डिफरेंशिएशन। जब भी हमें x और y के बीच कोई रिलेशन दिया होगा तो dy बाई dx करने पर जो आएगा उसी को हम बोलेंगे स्लोप, और स्लोप ही रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंशिएशन को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर है? चलिए, अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आगे पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले। देखिए इसका कुछ खास यूज नहीं है फिजिक्स में, ये तो मैंने केवल डेफिनेशन को समझाने के लिए आपको बताया है कि क्या होती है डेफिनेशन इसकी। अब हम बात करते हैं इसके बाद कुछ फॉर्मूले की। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एज इट इज सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर एन। देखिए इसे पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो बाद में लिखा होता है उसका हो रहा होता है। इसका आंसर आ जाएगा एक्स एन की पावर एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे करना है। डी ओवर डी एक्स, क्लियर है? अगर यहाँ लिखा होता मान लीजिए x की पावर 4, तो इस हाँ एक और बात, जब ये कर देंगे इसके बाद डी ओवर डी एक्स हट जाएगा, तो पहले 4 आगे आ जाएगा और x और 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3, 4x क्यूब। ये d हट जाएगा, ये dx हट जाएगा, सिर्फ इसके प्लेस पे ये लिख जाएगा और हो गया डिफरेंशिएशन। एक और बात है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम डिराइव नहीं करने वाले हैं, हम फिजिक्स में केवल इसका एप्लीकेशन, इसके यूज सीखते हैं, डेरिवेशन नहीं सीखते। तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, डिराइव आपको सर करवाएंगे मैथ में, वहाँ आपको करना है। अभी हम सिर्फ इसका एप्लीकेशन यूज सीख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा मिला तो ये आंसर में लिखना है। फिजिक्स में कभी भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा, आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने लिख दिया है। क्लियर है भाई? चलिए फॉर्मूला नंबर सेकेंड करते हैं। सारे फॉर्मूले में रेड से लिख दे रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल साथ में ब्लैक पेन से लिख दूंगा। फॉर्मूला नंबर सेकेंड देखिए, डी ओवर डी एक्स a इंटू एक्स की पावर n, और ये जो पावर है n ये सिर्फ और सिर्फ x पर है। ठीक है, वेयर a जो है वो आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा, ठीक है, फिक्स वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका आता है कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल के वो सीधे ही बाहर चला आता है। फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n, और ये सॉल्व करने के बाद अब क्या आ जाएगा? a और इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, यहां पर a क्या चीज है? a कांस्टेंट था। अब इसका एग्जांपल देखो आप, तुरंत कैसे क्वेश्चंस आएंगे जो हमें समझना है, हमें ये करना है। d ओवर डी एक्स, मान लीजिए 4x क्यूब लिखा हुआ है, ये सिर्फ x पे है, क्यूब 4 पे नहीं है, तो 4 तो आपका सीधा बाहर आ जाएगा जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या कर देंगे? d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब लिख देंगे। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ करते कैसे एक्चुअल में। आप सीधे भी आंसर लिख सकते हो, 4 आगे फिर पावर आगे और फिर एक पावर कम कर देनी है। तो 3 जब आगे आएगा और 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो आपका आंसर हो गया 12 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से करना है।
अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो नंबर पहले बाहर आएगा, फिर पावर आगे आ जाएगी, फिर एक पावर कम हो जाएगी वेरिएबल की, और आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ऐसे करना है आपको। क्लियर है भाई? तो दो तो हो गए फॉर्मूले आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला आपके पास फॉर्मूला हो गया। और सुनिए, फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या है? अगर केवल और केवल कांस्टेंट हो इस तरह से तो उसका आंसर 0 आएगा। यहां पर ए क्या है? कांस्टेंट है। जैसे इसके भी एग्जांपल देखो आप, जैसे d/dx और लिखा हो 4 तो ये आ जाएगा आपके पास 0। d/dx लिखा हो 10 तो ये क्या आ जाएगा? 0। जब केवल नंबर हो, उसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल ना हो, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जब x के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये x के ही रिस्पेक्ट में नहीं हो, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में सकता है। मैं फॉर्मूले x के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखें आप ये बात का। अगला देखिए, d/dx आपको इस तरह से दिया हुआ, y रेज टू दी पावर n लिखा हो। अब दोनों वेरिएबल अलग हैं, आप ध्यान से देखो। देखो यहां पर तो x दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है y। तो इसको आप क्या करोगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पावर होती है वैसे पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो अलग दिया हुआ है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो अलग दिया हुआ है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ उस वेरिएबल को, विदाउट द पावर। पावर नहीं लिखनी। ठीक है, क्या किया मैंने? पहले पावर आगे आई, जो वेरिएबल लिखा था वही लिख दिया, उसकी एक पावर कम कर दी। मल्टीप्लाई, ये जो वेरिएबल है अगर इससे मैच नहीं कर रहा है तो इस वेरिएबल को वापस इसके रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो आप जरा। इसके एग्जाम्पल में क्या है? जैसे d/dx और y³ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 × y² हो जाएगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम, और हो जाएगा dy/dx। क्या हो जाएगा? dy/dx। क्लियर है? इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ, अगर दोनों सेम है, d/dx और ऐसे लिखा हुआ है x³, तो आंसर क्या आता? 3 × x² और dx/dx ऐसे आता। ये भी x और ये भी x है, तो dx/dx को हम 1 लिखते हैं, इसलिए इसको लिखते नहीं। तो फॉर्मूला मैंने पिछली बार ऐसे लिखा हुआ था। दोनों ही वेरिएबल सेम है तो सिर्फ इतना लिखना है, और दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई में ये चीज़ एक्स्ट्रा आती है। ध्यान रहे आपको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखें ध्यान से। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूले। और देखिए, जो फिजिक्स में यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उन्हें आप पहले ध्यान से देखें। डिफरेंशिएशन टॉपिक को मैं 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दूंगा, सारी जितनी फिजिक्स में जो सारा का सारा आपको आ जाएगा। d/dx sin x, इसका होता है भैया cos x। आपको ऐसा लिखा मिले d/dx sin x तो आपको तुरंत करना है cos x, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है इसमें। फिर आपको ऐसा लिखा मिले d/dx cos x, तो तुरंत क्या करना है? इसकी जगह पे माइनस साइन एक्स लिख देना है, डी हट जाएगा, dx हट जाएगा, cos x के प्लेस पे माइनस साइन एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन। अगला फॉर्मूला देखो आप, नेक्स्ट d/dx tan x, ये हो जाएगा आपके पास sec² x। सिमिलरली d/dx sec x तो हो जाएगा sec x tan x। d/dx cot x, इसका होता है माइनस cosec² x। और लास्ट फॉर्मूला रहेगा आपका d/dx cosec x, तो इसका होता है माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x। और ये फॉर्मूले आपको सिर्फ याद करने हैं, ये कहाँ से आए हैं इसके लिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई डेरिवेशन आपको फिजिक्स में नहीं करना है इसका। क्लियर है? सिर्फ इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट को भी आप ध्यान से देखो। d/dx e रेज़ दी पावर x अगर लिखा मिलता है आपको तो उसको तुरंत e की पावर x ही करना है, कोई सोल्यूशन नहीं है।
ये जो है, और इसमें थोड़ा फ़र्क है, देखिए डी ओवर डी एक्स एक्स रेस टू द पावर एन में आपको ध्यान रखना है एन एक नंबर है और एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर ई की पावर एक्स में एक्स खुद एक वेरिएबल है। तो अगर पावर वेरिएबल होगी तो आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। पावर इसमें आगे ला के एक पावर माइनस कर दी तो गलत हो जाएगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और इस ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ई की पावर एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में पाई जाती है, लगभग जो आपकी है 2.7 के आसपास होती है ये, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, आपको ये करना है डी ओवर डी एक्स लॉग बेस ई एक्स अगर लिखा मिलेगा तो आपको 1/x लिखना है। जब भी आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन में लिखा मिले लॉग के अंदर x, तो 1/x कर देना उसका आंसर सीधा। इस लॉग को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी इसमें, इसलिए पहले आप इसको बात के लिए कर लेंगे। सिर्फ ये फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लो जितने मैंने लिख दिए हैं। इन फॉर्मूले के अलावा और कुछ खास आपको नहीं मिलेगा यूज फिजिक्स में। एक लास्ट फॉर्मूला और लिख देता हूँ मैं। ऐसे फिजिक्स में, सॉरी मैथमेटिक्स में तो डिफरेंशिएशन के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर फिजिक्स में इतनी सफिशिएंट है, ज़्यादा करने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लास्ट फॉर्मूला था डी ओवर डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इतने तो आप फॉर्मूले याद कर लो, इससे ज़्यादा फिजिक्स में कभी भी पूछे नहीं जाएंगे, कंफर्म बात है ये, क्लियर है। सारा काम अपना इन्हीं फॉर्मूले से चल जाना है। तो फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, आराम से नोट कर लें फॉर्मूले, आप स्किप करके पीछे वापस देख के। और इसके बाद कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को भी ज़रा आप ध्यान से देखो। मैंने बोला अगर डी ओवर डी एक्स कई फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3, वेयर x1 x2 x3 आर फंक्शंस जो x पे डिपेंड करते हैं, दीज आर द फंक्शंस ऑफ x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स x1 प्लस डी ओवर डी एक्स x2 प्लस डी ओवर डी एक्स x3, इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो आप लगे हाथ। जैसे आपको ऐसा लिखा मिला डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो ये 3 टाइप के फंक्शंस मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट इज एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। फंक्शन का मैं एक अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगा, तो उसमें आप समझ जाओ कितने टाइप के फंक्शन होते हैं जो फिजिक्स में यूज़ करेंगे हम। तो अगर प्लस माइनस दिया हो, बीच में फंक्शंस लिखे हो इस तरह से, तो इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं सारे फंक्शंस को। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो x रेस टू द पावर n की तरह है, तो पावर इसमें आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, बस 2x हो जाएगा इसका आंसर। साइन x का हम जानते हैं cos x होता है, डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स हट जाता है। फिर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कुछ सॉल्व नहीं करते इसमें। अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ई रेस डी पावर x लिखा मिलेगा, तो आपको ई रेस डी पावर x ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। ये था आपका प्लस का एग्जाम्पल, क्लियर है। इसे नोट कर लें। एक और एग्जांपल देखो प्लस का ही आप, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 लिखा हो, इसे कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएट। तो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब 4 डी ओवर डी एक्स 4x प्लस डी ओवर डी एक्स 5। अब देखिए इसमें तो x रेस टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ बाहर आ गया। और x को डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 1 है ये, है ना, प्लस केवल नंबर का 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होगी तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट। तो कभी केवल x लिखा मिले तो dx ओवर dx 1 होता है, आप सीधे भी याद कर सकते हो, आगे से
dx ओवर dx 1 लिख देंगे हम, ठीक है, सीधा ऐसा पूरा करके नहीं दिखाएंगे। x की पावर 0 तो 1 ही होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका। सिमिलरली आपका माइनस में भी रूल होता है, तो फर्स्ट रूल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल देखिए क्या है, अगर बीच में माइनस दिया हो, क्या दिया हो, इस तरह से माइनस लगे हों, तो आपको सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल अगर आपको लेना है, सेम एग्जाम्पल आप कर सकते हो। चलिए चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स माइनस 4 दिया हुआ है समझने के लिए, क्लियर है भाई। तो अलग अलग हो जाएंगे बस ये फंक्शंस, कुछ खास नहीं है, 3 हो 4 हो 2 हो, सबके लिए ऐसे ही रूल रहेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये आ जाएगा साइन एक्स, और माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा बीच में, प्लस माइनस में हम सिर्फ अलग अलग कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट सभी टर्म्स को, जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, सभी टर्म्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये सेम आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और केवल नंबर का 0 होता है, तो हो गया बस आंसर। बस ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए भाई, प्लस और माइनस की रूल हमने सीख लिया। अगर प्लस और माइनस लगाए दो फंक्शंस के बीच, तो हम अलग अलग उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और बीच में जो साइन है वही लगा देते हैं एज इट इज। क्लियर है भाई। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट जो रूल है आपका वो है मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी प्रोडक्ट रूल। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखो आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, डी ओवर डी एक्स, x1 मल्टीप्लाई x2 दे रखा है, तो कैसे करना है, x1 को तो लिखना है बाहर, और x2 को हमें कर देना है डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस लगाना है बीच में, x2 को लिखना है बाहर और x1 को कर देना है डिफ्रेंशिएट। इस तरह से ये रूल कहता है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई, दोनों वेरिएबल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दोनों फंक्शन है x के, तो उनको इस तरह से आप कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखो, डी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स दिया होता, तो कैसे करते इसको हम सॉल्व, पहले x को बाहर लिखते, फिर डी ओवर डी एक्स करते, साइन एक्स लिख देते, फिर प्लस लगाते, साइन एक्स को लिखते हैं बाहर, डी ओवर डी एक्स कर देते इस तरह से, तो क्या आ जाता है ये, एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, और साइन एक्स बाहर लिख दो, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, बस ये हो गया आपका आंसर, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल आपका समझ आ गया आपको, इस तरह से आपको करना है मल्टीप्लाई रूल। एक आध एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। यही दो चार बातें हैं जो फिजिक्स में यूज़ करनी है आपको, तो कुछ बातें ध्यान रखनी है बस, होगी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना आपको इसको। डी ओवर डी एक्स, ई रेश द पावर एक्स इंटू साइन एक्स दिया होता, साइन एक्स नहीं, आपकी बार कुछ और कर लेते हैं, टेन एक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये लॉग एक्स जो आपकी इच्छा करे आप कर सकते हो। ई की पावर एक्स बाहर लिखा मैंने, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स लिख दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, फिर सेकेंड फंक्शन बाहर और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया। जिसको मैंने बाहर लिखा उसका तो कुछ करना नहीं हो, तो मल्टीप्लाई में आ चुका है। और टेन एक्स को अगर हम डी बाई डी एक्स देखें, तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, प्लस टेन एक्स को तो वैसे लिख दो, और ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, बस हो गया आंसर। अब चाहें तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, दैट्स इट। बस इस तरह से होता है आपका मल्टीप्लाई रूल। क्लियर है भाई। चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब बात कर लेते हैं डिवीजन रूल की, लास्ट। ठीक, इसमें क्या है, आपके दो फंक्शन होंगे डिवाइड में, और उनको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ये दोनों ही फंक्शन आपके x के होंगे, x1 x2 दोनों ही फंक्शन किसके होंगे, x के होंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज लिखी होगी जिसमें x आता होगा। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर को बाहर लिखना है,
न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर न्यूमरेटर को बाहर लिखना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख देना है। अब इस रूल की एग्जांपल देखो आप ध्यान से, आपको बात एग्जांपल में ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। x अपॉन में साइन एक्स लिख दिया मैंने, साइन एक्स से कुछ और कॉस एक्स लिख दो इस बार, ये d ओवर डी एक्स हो गया। इसको हमें करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे भाई, डिनोमिनेटर है कॉस एक्स, उसको बाहर लिखो और डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को, फिर बीच में माइनस लगता है इसमें, न्यूमरेटर को लिख दो बाहर, डिफरेंशिएट कर दो आप डिनोमिनेटर को, और होल अपॉन में क्या कर दोगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दोगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये कॉस एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स तो 1 होता है, हटा दो, ये हो गया एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स हट जाएगा, कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस इंटू एक्स का होल स्क्वायर, इट विल बी द आंसर। क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपके डिवीजन रूल का एग्जाम्पल, क्लियर है। और इस तरह से करना चाहो तो आप और एग्जाम्पल भी कर सकते हो। अब 3 वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई दे रखा हो, 3 फंक्शंस है उनका आपस का मल्टीप्लाई है, इसका भी रूल आप देख लो। एक इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप डिफरेंशिएट कर दो पहले वाले फंक्शन को और बाकी दोनों को बाहर लिख दो, x2 x3 बाहर, x1 को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस लगा दो, x1 और x3 बाहर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस लगा दो, x1 और x2 बाहर, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसका एग्जांपल देखो जरा आप ध्यान से, कैसे करना है आपको। d ओवर डी एक्स, ई की पावर x मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ऐसे दिया हुआ है। ये कॉस एक्स नहीं कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो वी हैव 3 फंक्शंस, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल, सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट इज एल्जेब्रिक। ये फंक्शंस मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा पूरा, कितने फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे उनको हम पहचानते हैं। तो 3 फंक्शंस हैं इसमें। अब क्या करोगे आप, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को लिखते हैं पहले बाहर, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये इसका मल्टीप्लाई मत कर देना कभी, एक्स और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके आप एक्स क्यूब लिख दो, गलत हो जाएगा। साइन के अंदर जो लिखा होता है उसका कभी भी बाहर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करा जाता। साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, डी ओवर डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स आ गया, क्लियर है। फिर प्लस, अब इसको और इसको बाहर लिखो, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस लगा दो, इन दोनों को बाहर लिख दो, फर्स्ट और सेकेंड को, थर्ड वाले को डिफरेंशिएट कर दो। पहले फर्स्ट वाले को करा, फिर सेकेंड वाले को, फिर थर्ड वाले को डिफरेंशिएट किया, और बाकी दोनों जो बचे उनको बाहर मल्टीप्लाई में लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दोनों मल्टीप्लाई। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन, फिर ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर तो वैसे की वैसे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, प्लस ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स है, साइन एक्स लिख दिया, और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2x हो जाएगा, बस हो गया आंसर। ये आपका आंसर है। तो ये 3 फंक्शंस के मल्टीप्लाई का आपका रूल हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होता है पूरा। अब एक लास्ट रूल है, चेन रूल भी अभी के अभी हम खत्म कर लेते हैं। चेन रूल छोटा सा रूल है, वो भी समझ लो। पूरा डिफरेंशिएशन आपने समझ लिया, आप ये समझ सकते हो जितना आपका फिजिक्स में होगा यूज, सारा डिफरेंशिएशन के बस इतने ही रूल हैं। अब चेन रूल थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया होता है। फंक्शन आपके, चलिए मैं समझा देता हूँ इसी वीडियो लेक्चर में। 5 टाइप के फंक्शन होते हैं।
एक होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, लाइक दिस, -1 पावर लगी होती है और इस तरह से लिखे होते हैं। दूसरा होता है लॉगरिथमिक, जिसमें log x आएगा, log के अंदर कुछ भी लिख दो आप, log x स्क्वायर आएगा, लाइक दिस। एल्जेब्रिक में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, यानी वेरिएबल पे पावर दी हो इस तरह से, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इन्वर्स है, इनमें -1 पावर होती है, ये सिंपल होते हैं। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ई की पावर कुछ भी, साइन एक्स लिख दो भले चाहे, ई की पावर में कुछ भी लिख दो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमें इस्तेमाल करने हैं फिजिक्स में। इनमें से बहुत कम ही आपके उसमें आने वाले हैं। अब देखिए क्या है चेन रूल, क्या है चेन रूल। बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, आप बस ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल के सीधा एग्जाम्पल देखें इसमें डायरेक्ट। चेन रूल कैसे करते हैं, d/dx, ठीक है। मान लीजिए आपका लिखा है log और उसके अंदर लिख दिया मैंने sin x, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, log x इंटू साइन एक्स, दीज आर 2 डिफरेंट फंक्शंस। एक लॉगरिथमिक है और एक साइन एक्स है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मैं ऐसे लिख दूं log sin x, तो इट इज ओनली 1 फंक्शन। ये केवल एक फंक्शन है जो लॉगरिथमिक है, और इसमें 2 फंक्शन है, दोनों अलग अलग हैं। log के अंदर कुछ लिख गया है तो वो अलग एक फंक्शन बन जाएगा, साइन के अंदर लिख गया है वो अलग फंक्शन बन जाएगा। लेकिन log के अंदर sin x लिखा हुआ है तो वो एक ही फंक्शन कहलाएगा जो कि लॉगरिथमिक है। आपको पहचानना आना चाहिए। इसमें तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई रूल, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं और ये सिंगल फंक्शन है। इसे कैसे करना है वो देखो जरा आप ध्यान से। इसे कैसे करना है देखिए। अब इसमें क्या है, आपको बिल्कुल बाहर से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना है और अंदर तक पहुंचना है, इस वाले तक। क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, d/dx log लिखा मिल जाए, होल पे पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सबसे बाहर log होना चाहिए। log लिखा मिलते ही आपको 1 में लिखना होता है, तो 1 sin x हो जाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, ठीक है। आप इमेजिन करो ये आपका x लिखा हुआ है, तो log x से क्या आता है, 1/x आता है, और x के प्लेस वापस पुट कर देना sin x, इस तरह से। तो log के अंदर क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, बाहर log लिखा मिल जाए तो log के अंदर जो भी लिखा है वो 1 में आ जाएगा सीधा, क्योंकि log का होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। हटा दो इसको। मल्टीप्लाई d/dx sin x हो जाएगा। log तो मैंने सॉल्व कर लिया है, और ये d/dx log के सॉल्व होने के बाद अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर log हट जाएगा 1/sin x, और ये d/dx कहां पहुंच जाएगा, इस अंदर वाले फंक्शन में पहुंच जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू साइन एक्स का होता है भैया cos x डिफरेंशिएशन, और इसके बाद ये साइन हो गया सॉल्व, cos बन जाता है, और d/dx ऐसे पहुंचा दो अंदर, और साइन का हो गया cos x, और साइन हटने के बाद ये यहां शिफ्ट हो जाएगा लास्ट वाले फंक्शन पे, जो कि एल्जेब्रिक है, dx/dx 1 ही होता है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा cot x। इसका एग्जांपल नंबर 2 देखिए, d/dx e⁻sin x² + 4 लिखा होता है, इस तरह समझो आप, ठीक। इसे कैसे करते हैं हम सॉल्व, पहले e की पावर x, सबसे बाहर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, तो इस e की पावर को तो वैसे के वैसा, क्योंकि हम जानते हैं d/dx e⁻x का आंसर होता है e⁻x, होता है कि नहीं होता। तो इसको तो आपको बिल्कुल वैसे लिखना है जैसा लिखा हुआ है। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉल्व होगा, जो लिखा है वही लिख जाएगा, e sin x² + 4, फिर मल्टीप्लाई। e को मैंने सॉल्व कर लिया है, e को मिटा दें तो क्या बचा, ये इसके आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन d/dx, इस तरह से। यहां लिख दे रहा हूं वापस e। पहले e का सॉल्व हो गया, e हटते ही ये कहां पहुंच जाएगा, ये चीज पहुंच जाएगी इसके पास। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, साइन का cos हो जाएगा। अभी d/sin, साइन के अंदर क्या लिखा है वो मत देखो, अब साइन लिखा मिल गया, साइन का cos होता है, जो भी लिखा है वही लिख दो वापस, ठीक। और आगे अब साइन तो हो गया cos, ये d/dx जो है वो इसके आगे यहां ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, तो dy/dx x² + 4, यानी बाहर वाले फंक्शन से चलते हुए अंदर तक पहुंचना है अपने को। अब ये क्या हो जाएगा, e⁻sin x² + 4 इंटू
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। भाई एक्स स्क्वायर, अब इसमें प्लस रूल लगा देना, इसका अलग कर देना तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस डी बाई डी एक्स करेंगे 4 एक कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो बस ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ये तो पावर में और ये अलग है नीचे मल्टीप्लाई में, और हर बार आपको बीच में मल्टीप्लाई लगाना है, इस तरह से मल्टीप्लाई बीच में लगा देना है। एक और क्वेश्चन देख लो इस तरह का ही। फिर इसका फिजिक्स में रूल सीखेंगे हम, फिजिक्स में कैसे कैसे यूज करना है डिफरेंशिएशन को हमें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन का और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स करा दूंगा सारे, और फिजिक्स में उसको कैसे यूज करते हैं वो करा दूंगा। आज हमने सारे रूल सीख लिए और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का आपको करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो डी ओवर डी एक्स, ऐसे नहीं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर होल पावर 4 दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी पावर सॉल्व होगी बाहर वाली चीज, साइन तो बाद में आएगा, पहले होल पावर है। और अगर हम देखें तो किसी भी वेरिएबल पे अगर नंबर वाली पावर दे रखी हो तो वो आगे आती है और एक पावर कम होती है, अंदर फिर चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो ये पूरा क्या एक फंक्शन लिखा हुआ है अंदर और होल पे पावर दे रखी है, तो पावर पहले आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आएगी, जो लिखा है वही लिख दो आप, कोई चेंज मत करो उसमें। फिर क्या करोगे, एक पावर कम कर दो, क्यूब हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब हो गया था, हाँ मल्टीप्लाई। अभी देखिए पावर सॉल्व हुई है, सिर्फ ये पावर आगे आई और एक पावर कम कर दी मैंने, ये पावर तो हो गई सॉल्व, लेकिन ये बिना अब पावर के बाद जो अंदर लिखा है उसमें पहुंच जाएगा डिफरेंशिएशन, इस तरह से बिना पावर के। तो पहले पावर सॉल्व करेंगे, उसको मिटा देंगे, फिर अंदर आएंगे, इसको मिटा देंगे, लास्ट फंक्शन तक पहुंचना है हमको, इस तरह से ही। दिमाग में यहाँ से मिटाना मत, क्वेश्चन से मिट जाएगा तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस पावर पे हाथ रख लो, जो बचा उसको डिफरेंशिएट करो, फिर साइन हो जाएगा तो ऐसे हाथ रख लो, जो बचा उसको करो डिफरेंशिएट। अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर हो गई, साइन हो गया, अब क्या बच गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये बच गया, इसको डिफरेंशिएट कर लो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है हर बार। क्या आ जाएगा 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर 2 का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 2 का केवल नंबर है, इसका 0 हो जाएगा, हो गया बस सॉल्व, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो भैया सारे रूल मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सिखा दिए, जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो फॉर्मूले आप याद कर लो, प्लस का रूल, माइनस का रूल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और चेन रूल, इतने ही रूल हैं आपके डिफरेंशिएशन में। फिजिक्स के लिए अगर आपको इतना आता है तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ये भी बहुत डीप है फिजिक्स के लिए, इतना भी नहीं आना आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं बाकी बातें बच गई, इसका फिजिक्स में हम कैसे यूज़ करेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।